एक ऐसी तबाही जिसे भगवान शंकर भी रोक नहीं पाए। जब आसमान से बरसी थी आफत, जल प्रलय का ऐसा तांडव पहले कभी नहीं देखा। रौद्र रूप में बहने लगी थी नदी। जल प्रलय के आगे बेबस हो गया था इंसान। ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे मकान। लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी ऐसी तबाही। हिमालय में पहले कभी नहीं हुई थी ऐसी हलचल। मलबे में जिंदा दफन हो गई हजारों जिंदगियां। हजारों लोगों का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। कुदरत की विनाश लीला ने दिया जिंदगी भर का गम। कुदरत का ऐसा आक्रोश कि जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। उस लम्हे को याद कर आज भी सिहर उठते हैं लोग। दिखाएंगे आपको केदारनाथ आपदा की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। 16 जून 2013 को शायद ही कभी भुलाया जा सके। उत्तराखंड में आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। केदारनाथ धाम में तो मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। इस आपदा को 7 साल पूरे हो गए हैं। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, केदारनाथ में वो कयामत की रात। केदार घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि देवभूमि में इतनी बड़ी तबाही मचने वाली है। बारिश वैसे तो 15 जून से ही जारी थी, मगर 16 जून को मौसम और भी खराब हो गया था। बारिश के बावजूद केदारनाथ मंदिर में सब कुछ सामान्य था। पूजा पाठ के बाद मंदिर के पुजारी आराम कर रहे थे, तो वहीं श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन के बाद वापस लौटने की योजना बना रहे थे। मगर क्या पता था कि केदारनाथ धाम में कयामत आने वाली है। 16 जून की देर शाम मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है। बारिश इस कदर हुई कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम छोर पर मंदाकिनी नदी में उफान आ गया। बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी के गर्जना की वजह से तीर्थयात्रियों में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में केदारनाथ मंदिर के आसपास बनी धर्मशालाएं, दुकान और होटल तक के पास पानी पहुंच गया। केदारनाथ में मौजूद तीर्थयात्री, स्थानीय कारोबारी और पुजारी घबरा गए। वो सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे कि अगले कुछ ही घंटों में उन्हें कुदरत की विनाश लीला का सामना करना पड़ेगा। 17 जून की सुबह भी केदार घाटी में मौसम नहीं खुला। बारिश न तो रुकी और न ही धीमी पड़ी। मौत से बाल बाल लोग अभी मुश्किल से संभल ही पाए थे कि अब इन पर कुदरत की विनाश लीला का दूसरा कहर बरपा। सत्रह जून की सुबह 7:15 बजे के करीब बादलों के गरजने की जोरदार आवाज सुनाई दी।
चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फट गया। चौराबाड़ी लेक एक कुदरती झील है जिसमें बर्फ के पिघलने और बारिश का पानी जमा होता है। 13 जून को चौराबाड़ी झील का जलस्तर काफी कम था, मगर 16 जून को हुई तेज बारिश के बाद झील का जलस्तर काफी बढ़ गया था। इस बीच चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फट जाता है। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा झील में गिरता है और चौराबाड़ी झील पानी के बम की तरह फट जाती है और उसमें मौजूद पानी तेज वेग के साथ केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगता है। जिस समय बादल फटा तो लोगों को लगा कि भूकंप आया है, मगर किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि जल प्रलय के रूप में तबाही उनकी तरफ बढ़ रही है। नीचे की तरफ बढ़ते जानलेवा पानी में मिट्टी और चट्टानों का ये मलबा भी मौजूद था। केदारनाथ मंदिर के पास बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदी बारिश की वजह से पहले ही उफान पर थी। जिस समय चौराबाड़ी लेक में बादल फटा था, तब वहां पर देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 लोग मौजूद थे जिन्हें लेक की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई, लगा पहाड़ को किसी ने हिला दिया है। बताया जाता है कि जिस समय चौराबाड़ी लेक फटी, उस समय करीब 100 मीटर ऊंची पानी की लहरें उठी थी। साथ ही पानी करीब 40 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बहने लगा। पानी और मलबे की वजह से धरती में इतना कंपन पैदा हुआ कि केदारनाथ मंदिर तक पानी पहुंचने से पहले कितने ही इमारतें ध्वस्त हो गई। तेज वेग से बह रहा पानी, मलबे और चट्टानों के टूटने से निकले पत्थरों के साथ केदारनाथ मंदिर से जा टकराया। ये केदारपुरी पूरी तरह कांप उठी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। चश्मदीदों के मुताबिक ये फ्लैश फ्लड करीब 5 मिनट तक केदारनाथ धाम में रहा, मगर उसने केदारनाथ मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ खुशनसीब लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बच गई। पानी उतरने के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर था। लाशों के ढेर लगे थे। केदारपुरी का मनमोहक दृश्य अब शमशान बन चुका था। कितने ही लोग सैलाब के साथ बह गए, कितने ही मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। केदारनाथ में तबाही मचाने वाले सैलाब और मलबा जैसे जैसे आगे बढ़ा और तबाही मचाता गया, केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव रामबाड़ा को भी सैलाब ने तबाह कर दिया। आज रामबाड़ा का नामो निशान मिट चुका है। मगर केदारनाथ मंदिर किसी चमत्कार की तरह इस तबाही से बच गया। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ एक बड़ी चट्टान ने पानी के बहाव को मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया था, जिससे केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस त्रासदी ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बनी सब इमारतों को तबाह कर दिया, मगर केदारनाथ मंदिर इस तबाही को झेलने के बाद भी सिर उठाकर खड़ा नजर आता है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो केदारनाथ धाम में मची तबाही के साथ ही उत्तराखंड के कई और इलाकों में भी हालात काफी खराब थे। जल प्रलय की वजह से पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा था, जिस वजह से 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थयात्री जहां तहां फंस गए थे। जून में देवभूमि में ऐसी भीषण आपदा आई थी जिसे याद कर लोग अब भी कांप उठते हैं। केदारनाथ में तबाही के साथ ही उत्तराखंड के कई और इलाकों में भी आपदा से भारी तबाही मची थी।
केदारनाथ में बादल फटने की घटना के बाद मंदाकिनी और सरस्वती नदी में उफान आ गया। जब मंदाकिनी और सरस्वती का पानी आगे बढ़ा तो बाकी इलाकों में तबाही मचती गई। केदारनाथ आपदा के दौरान स्थानीय कारोबारियों की तो जैसे कमर ही टूट गई। रामबाड़ा और केदारनाथ मंदिर में दुकानों और होटल चलाने वाले दुकानदार तबाह हो गए। जब जब इस जीवन में 2016 जून आएगा तब हमें हमेशा 2013 की याद आएगी। हम लोगों के कई ऐसे व्यापारी मित्र थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस आपदा में। मेरा खुद गौरीकुंड में होटल हुआ करता था, जो कि 20 कमरों का होटल हुआ करता था। आज वो होटल हम लोगों से आपदा में भेंट चढ़ गया। चमोली की खीरो घाटी में भी बारिश से भारी तबाही हुई थी। आपदा के निशान आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। केदारनाथ से आए सैलाब ने इस इलाके में बड़ी तबाही मचाई थी। खीरो घाटी से होकर लामबगड़, बेनाकुली, पांडुकेश्वर और गोविंद घाट पहुंचे सैलाब ने बड़ी तबाही की। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए, खेतों की जमीन तबाह हो गई। होटल, दुकान, गुरुद्वारा, पार्किंग सहित तमाम चीजें आपदा की भेंट चढ़ गई। हमारे घर बार तो सब कुछ बह गए थे, तो उसके बाद तो थोड़ा गवर्नमेंट ने हेल्प की थी। इस बार तो बिल्कुल भी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल गवर्नमेंट की थोड़ा हमारी हेल्प करे। ऋषिकेश की इन तस्वीरों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर स्थित भगवान शिव की भव्य मूर्ति गंगा में उफान के साथ बह गई थी। शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 15 फीट थी। हालांकि बाद में शिव की इस मूर्ति को फिर से पहले से ऊंचा और फिर से स्थापित किया गया। एक तरफ मंदाकिनी ने केदारनाथ इलाके में तबाही मचाई थी, तो वहीं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आने वाली भगीरथी नदी भी रौद्र रूप में थी। जून 2013 की आपदा में टिहरी डैम ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि अगर टिहरी डैम न होता तो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी भारी तबाही होती। भागीरथी और भिलंगना के तेज बहाव को टिहरी डैम के जरिए ही रोका गया था। घनसाली के रास्ते लोगों को भी उनके घर तक यहीं से पहुंचाया गया था। देवप्रयाग में अलकनंदा से करीब 7000 क्यूमेक्स का इनफ्लो था। यहाँ से जो 4000 क्यूमेक्स आ रहा था और उससे पहले एक दिन 2500 क्यूमेक्स था, तो वो पानी अगर मिलता तो देवप्रयाग में करीब लेवल 11 मीटर बढ़ जाता। यानी देवप्रयाग में नदी के आसपास जो लोग थे, 11 मीटर लेवल अप होने से वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह होती। और इसी तरह से ऋषिकेश में करीब 3 मीटर और हरिद्वार में भी करीब 3 मीटर पानी का लेवल बढ़ जाता, जिससे कि जितने भी नदी के आसपास के लोग जो थे उन लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता, जान माल की बहुत हानि होती। 2013 की आपदा में देवभूमि ने बड़ी तबाही झेली थी। लोगों ने अब तक कभी ऐसी जल प्रलय नहीं देखी थी। पहाड़ पर बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 सेनाओं के अलावा भी काफी फोर्स लगानी पड़ी थी। तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए जवानों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। देखिए रिपोर्ट। जून 2013 की आपदा में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। कितने ही लोग अपनों से बिछड़ गए। जब जब आप इस हादसे को याद करेंगे, तब तब उन शूरवीरों का भी जिक्र होगा जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मतलब लाने में भी जो घायल थे उसकी प्राथमिकता दी जा रही थी, जो घायल नहीं है उसको प्राथमिकता नहीं दी गई थी। साथ में डेड बॉडीज अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे पास हेलीकॉप्टर में भी रखने की उतनी जगह नहीं होती थी, तो हम लोग सिर्फ जीवित और घायल को ही ला पाते थे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी मानवीय चीज़ें भी उस पूरे आपदा में देखने को मिली। आपदा के दौरान इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा आईटीबीपी ने भी मुश्किल हालातों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। सेना की सेंट्रल कमांड ने 19 जून को पहले ऑपरेशन गंगा प्रहार शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद इसका नाम बदलकर ऑपरेशन सूर्य होप कर दिया गया।
ऑपरेशन सूर्य होप को सेना के सेंट्रल कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत कमांड कर रहे थे। सेना से अलग वायुसेना ने भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और इसे ऑपरेशन राहत नाम दिया गया। प्राइम में हमारे मद्रास बटालियन तैनात थी, तो हम लोगों ने उनको एक रास्ता बता दिया था कि ट्रेक के रास्ते जो है वो वहाँ केदारनाथ तक पहुँचने के लिए प्रयास करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग नीम था, उनको हमने कहा था कि कालीमेट की तरफ से जो है ट्रेक के रास्ते चले जाए, क्योंकि हुआ ये था कि लोगों को जैसे ही लगा कि वैली सेफ़ नहीं है, टो इरोजन की वजह से पूरा नीचे का एरिया तबाह होते जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो लोगों ने ऊपर जंगल में जाना शुरू करा और वहाँ पर बरसात हो रही थी, टेम्परेचर कम था, तो वहाँ बहुत सारे लोग फंसे थे। तो इसीलिए लोगों को वहाँ पर मोबिलाइज़ करना आवश्यक था। इंडियन नेवी भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। इस बीच इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड से मदद मांगी गई। 17 जून को ऑपरेशन राहत लॉन्च हुआ। सेना की ही तरह वायुसेना के लिए भी चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 17 जून से शुरू हुए ऑपरेशन राहत में इंडियन एयरफोर्स ने करीब 20,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया था, जबकि आपदा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई थी। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स के MI-17 समेत कुल 45 एयरक्राफ्ट शामिल थे। जिन जगहों पर सेना और वायुसेना नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर ITBP ने मोर्चा संभाला हुआ था। ITBP ने 15 दिनों में करीब 33,009 लोगों की जान बचाई थी। आर्मी और एयरफोर्स से पहले ITBP सबसे पहले प्रभावित इलाकों में पहुंची थी और हजारों जिंदगियों को बचाया था। मगर इस बीच बुरी खबर भी आई। 25 जून को एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर दाह संस्कार में मारे गए लोगों के लिए लकड़ियां पहुंचाकर लौट रहा था। गौरी कुंड के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में वायुसेना के 2 पायलट समेत 5 क्रू मेंबर, NDRF के 9 सदस्य और ITBP के 6 जवानों की जान चली गई। इस हादसे के महज 3 दिन के बाद 28 जून को गुरुचट्टी के पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट, को पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ था। आपदा के दौरान हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर उन्होंने उन हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जो आपदा में फंसे थे। देहरादून से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार आपको यह भी बताएंगे केदारनाथ आपदा से जुड़ी कुछ और किस्से, कुछ और घटनाएं। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक साथ खाना